चौदहवीं किस्त। जान ने कमाल के रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी है। बस्साई ने पान की कुल्हाड़ी मुंह में रखने के बाद रोशन बेगम को बताया था। पानदान बंद करते रोशन बेगम के हाथ रुके थे। क्या? सच में? जी बिल्कुल सच। तुम तो कह रहे थे कि उसने तुम्हें साफ इनकार कर दिया था। पहले इनकार ही किया था, बल्कि खरी खरी सुनाई भी थी। लेकिन कल रात उससे खुद ही से कहा कि वो संदल की शादी कश्मीरी लड़के से करना चाहती है। हैरत है, ये सारा काम रूहानी ने किया है। रूहानी से इस मार्के की कामयाबी की इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि मसला काफ़ी संगीन हो जाएगा। वो जो काम अपने ज़िम्मे लेता है करके रहता है। रोशन बेगम से कहते हुए बस्सामी को सालों पहले का वो दिन याद आ गया था जब उससे अल्तमाश की मौत के लिए उकसाया था। रूहानी ने ये काम अपने ज़िम्मे लिया था और किस खूबी से किया था उसने ये काम। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी कि अल्तमश को रूबान ने कत्ल किया है, दुर्गा मूर्ति के हथियार त्रिशूल के जरिए से। अब आगे क्या करना है? करना क्या है, कमाल सोने की मुर्गी है। इससे पहले कि कहीं और जाकर सोने का अंडा दान कर दे, जल्द से जल्द शादी कर देते हैं। बस सामी ने कहा था। पहली बार रोशन बेगम के चेहरे के रंग कुछ बदले थे। पानदान को एक तरफ खिसकाते हुए वो फिर से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करने लगी थी। बस सामी उनके चेहरे के बदलते हुए रंगों को ताड़ लिया था। क्या हुआ है? क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? हाँ, बात तो है। कमाल ने एक अजीब मुतालबा कर दिया है जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। क्या कहा है उसने? उससे कहा है वो संदल से निकाह नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी रखेल बना के रखेगा। रोशन बेगम ने हिम्मत करते हुए कह दिया था। बस सामी चुप हो गया था। बात कड़वी नहीं, लेकिन नई ज़रूर थी उसके लिए। रोशन बेगम जानती थी कि अब उन्हें मज़ीद क्या कहना है। उसे बहुत से दाव पेच उनके बाएं हाथ का खेल थे। मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगा बस सामी। देखो, वह संदिल की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रहा है। कागजात पर साइन करने को भी तैयार है कि संदिल को शहाना जिंदगी देगा, लेकिन निकाह करने को तैयार नहीं है। निकाह में क्या बुराई है? खानदानी लोग हैं। कहता है निकाह किया तो बाप जान से मार देगा। बस सामी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। पहली बार शायद उसे एहसास हो रहा था कि वो संदिल का सौदा किस चीज़ का करने जा रहा था। अगर खुले दिल से सोचो तो इस बात में कोई बुराई नहीं है। निकाह क्या है? कागज़ का एक पुर्जा ही तो है। जब वो सब कुछ निकाह के बिना ही देने पर राजी है, तो फिर निकाह की बात करके उसे नाराज़ करने की क्या तुक बनती है? जी, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन तो बस फिर संदिल को रुखसत करने वाली बात करते हैं और 3 किलो सोने को खुशामदीद कहते हैं। रोशन बेगम चहकते हुए बोली थी। उनके लिए ये सब मुजरा देखते हुए ताली बजाने या दांत देने जैसा था। लेकिन चांद, उसका क्या करना है? वो तो अपनी तसल्ली किए बिना संदिल को किसी सूरत रुखसत नहीं करेगी। हाँ, ये तो है। इस रुख पर तो मैंने सोचा ही नहीं। रोशन बेगम को ताज नसीस पर पीछे को दराज होते हुए बोली थी। उसे भनक भी पड़ गई कि हम उसकी बेटी के साथ क्या करने वाले हैं, तो वो पूरी हवेली को आग लगा देगी। फिक्र मत करो बस्तामी, मेरे होते हुए फिक्र मत किया करो तुम। रोशन बेगम ने थूक दान में सारा पान थूक दिया था और फिर पास पड़े हुक्के की नाल को अपने मुंह से लगा लिया था। उनकी आंखें किसी नुक्ते पर मरकूज थीं, एक महसूस जगह को देखते हुए और कहीं ना देखते हुए। ये अंदाज कुछ सोचने वाला था, मस्से का हल निकालने वाला। इसलिए जब तक वो खुद नहीं बोली बस्सामी खामोश रहा। क्या चांद ने कमाल को देखा है? नहीं, ना तो चांद ने कमाल को देखा है और ना ही संदल ने, बल्कि हवेली में से किसी ने भी नहीं देखा हुआ। तो फिर ठीक है, मसला समझो हल हो गया। उन्होंने होके की नाल को वापस उसके बाजू पर रख दिया था। कैसे हल हो गया? हम किसी और घराने का बंदोबस्त कर लेते हैं, किसी अमीर कबीर घराने का। चांद को उनसे मिलवा देंगे। चांद रजामंदी तो दे ही चुकी है, मजीद कोई इतराज होने ही नहीं देंगे। ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि चांद खुद कहेगी कि उसे अपनी बेटी की शादी यहाँ ही करनी है। आंखों में धूल ही तो झोंकनी है। और निकाह, उसका क्या करेंगे? निकाह भी हो जाएगा। मर्दों वाले हिस्से में तो तुम और रूबानी ही होगे, मौलवी भी हमारा अपना होगा। सिर्फ दिखावा करेंगे कि निकाह हो रहा है और फिर संदिल हवेली से रुखसत होकर कमाल के फार्म हाउस में पहुंच जाएगी। बोलो कैसा? अपना ख्याल सुनाकर वह सताइश चाहती थी। यहाँ तक तो सब ठीक है, बाद में क्या करना है? चांद तो संदिल से मिलना चाहेगी। बाद में तुम्हें कुछ छुपाने की क्या जरूरत है बस्तामी? कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारोगे तुम?
कह देना कि माशी हालात खराब थे, तुम्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कर्ज से निकलने के लिए किसी एक को कुर्बानी देना थी। और संदिल को कमाल के साथ क्या दुख होगा जो चांद को एतराज़ हो। कमाल यकीनन संदिल को बहुत खुश रखेगा। वो मुझे जान से मार देगी रोशन बेगम, बस्सामी ने कहा और रोशन बेगम ने कहका लगाया था। क्या जान से मार देगी? तुम तो बहुत डरपोक निकले बस्सामी। अपनी बहन से डर रहे हो? वो कुछ भी नहीं कर सकेगी, रोएगी पर दुआएं देगी। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकती है? संदिल को तो वापस नहीं ला सकती, तो तुम बात की फिक्र मत करो। अगर उससे डर गए तो हवेली की बाकी की लड़कियों के सौदे कैसे करोगे? जी, कह तो आप ठीक रही हैं। कुछ नहीं रखा शराफत की ज़िंदगी में बस्सामी। इस बार रोशन बेगम ने कुछ बनावटी अंदाज में गहरा सांस भरते हुए कहा था। क्या कर रही हैं घरेलू लड़कियां? बच्चे पैदा करती हैं, घर के काम करती हैं, शोहरों की मार खाती हैं, सास संदों के ताने सुनती हैं। निकाह के बाद मिलता ही क्या है हमारे माशरे की लड़कियों को? तुम्हारी हवेली की लड़कियां तो तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। तुम्हारी वजह से उन्हें शहाना जिंदगी मिलेगी, ऐसी जिंदगी जिसकी बाकी लड़कियां बस ख्वाब देखती हैं। रोशन बेगम ने बहुत तरीके से बस्तामी की सेहनसाजी की थी। बस्तामी ने ताकीद में सर हिलाया था। वो रोशन बेगम की बात से मुकम्मल इत्तेफाक कर रहा था। फिर मैं किसी कश्मीरी घराने का बंदोबस्त करूं चांद से मिलवाने के लिए? जी करें। बस्सामी ने आमादगी दे दी थी। बड़े कमरे में सब मौजूद थे। जोया, सोहेब, तानिया और सोहेब की वालदा। नाश्ता किया जा चुका था। अब सोया के अलावा बाकी सबके हाथ में चाय के कप थे और सब खुशगवार अंदाज से बातचीत कर रहे थे। जब वो आंखों में रात भर का जगह लिए वहाँ आया था, पिछली बहुत सी रातों की तरह उसे कल की रात भी नींद नहीं आ सकी थी। पहले वो संदिल के बारे में सोचता रहा था कि उसके साथ जाने अनजाने में ज्यादती हुई है, और कल की रात वो अपने बारे में सोचता रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। संदिल के नाजायज होने की बात उससे छुपाए जाने को वो अपने साथ धोखे से जोड़ रहा था। लो, मीर भी उठ गया है, सोहेल सरसरी अंदाज में कहा। गुड मॉर्निंग, उसे जुमाई रोकते हुए सबसे कहा था। और आगे का मंजर देखकर मीर की आंखों में हैरत उतरी थी। जोया बड़े से सूटकेस में अपना सारा सामान पैक कर रही थी। आप कहीं जा रही हैं आप भी? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी। कपड़े सूटकेस में रखते हुए सोया ने कहा था। कहाँ? वापिस अपने शहर कराची। उसके नज़दीक जैसे ही कोई बात ही नहीं थी और मीर को ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी शहरक काट दी हो। और उसे खुद पर ताज्जुब भी हुआ था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो क्यों इस शहर में रहना चाहता था, या संदिल के लिए जिससे वो अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन इतनी जल्दी? जल्दी क्या और देर क्या, एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है बेटा, सुहेब की वालदा ने प्यार से कहा था। जी, लेकिन आप ही ने कहा था नेक्स्ट मंथ जाएंगे। हाँ, जोया ने मुझसे भी यही कहा था, लेकिन मैंने ही इसे कहा कि अब घर चलो। वैसे भी बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है मीर? तुम क्यों इतने हैरान हो गए हो? सुहेब को मीर के हैरत ज़दा रवैये पर कुछ हैरत हुई थी। वो मर्द था, मर्द को टाल लेने में उसे एक सेकंड दरकार था। इसे क्या होना है? इसका दिल लग गया था यहाँ पर, काम तो करना नहीं पड़ता था इसे यहाँ। सोया ने हंसते हुए बात डाली थी और फिर घूर कर मीर को देखा था। है ना मीर? उसका चुपता हुआ अंदाज उस बात का इशारा दे रहा था कि तुम भी फौरन से मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। जी। और मीर भला क्या कहता, तुम भी कल तक अपना सामान पैक कर लेना। जी, मैं आज ही कर लूँगा। वो कहीं बैठ गया था। अपने चेहरे के तासुरात छुपाने के लिए उसे जल्दी से कोई मैगजीन उठाकर अपने चेहरे के आगे कर लिया था। तानिया, मेरी होने वाली भाभी, क्या तुम मीर के लिए नाश्ता बना दोगी? सोया रसान से बोली थी। जी, क्यों नहीं भाभी। तानिया अपने भाई और माँ के सामने मुस्कुराहट छुपाते हुए उठी थी। तुम मीर से खुद ही पूछ लो कि वो नाश्ता क्या करता है। अब भाई, तुम्हें भी तो मीर की पसंद नापसंद का इल्म होना चाहिए ना। सोया कहकर खुद ही हंसी थी। क्या नाश्ता करेंगे आप? मीर के सामने होते हुए उससे इंतहाई सरसरी अंदाज से पूछने की कोशिश की थी। क्या बनाऊं आपके लिए? 2 स्लाइस और एक हाफ फ्राई अंडा। मैगजीन चेहरे से नीचे करते हुए तानिया को देखते हुए उसे तानिया को अपनी पसंद का नाश्ता बता दिया था, क्योंकि अब जिंदगी भर ये काम तानिया ने ही उसके लिए करना था। वो बेड पर ऊंधी पड़ी हुई थी, ऐसे जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो और उसे मरे हुए ज़माने बीत गए हों। चांद उसके लिए नाश्ता लिए कमरे में आई थी और संदिल को उस तरह से देखकर उसका दिल होकर रह गया था। लम्हे भर के लिए उसे संदिल के वजूद में अपना अक्स नजर आया था।
अल्तमश की मौत के बाद कमरे में बंद पड़ा उसका बेरूह वजूद, ये सब क्या हो रहा था? उसकी बेटी के साथ भी वैसा ही क्यों हो रहा था जैसा उसके साथ हो चुका था? क्या हवेली की तारीख को खुद से इतनी ही मोहब्बत थी कि वो बार बार खुद को दोहराई जा रही थी? संदल, उठ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। चांद ने प्यार से उसे पुकारा था। वो सो ही कहाँ रही थी जो उठती। चांद की पुकार पर वो टस से मस नहीं हुई थी। संदल, उसे नाश्ते वाली तश्तरी एक तरफ रखकर उसे फिर प्यार से हिलाया था। मुझे भूख नहीं है। ऐसे मत करो संदिल, क्यों अपनी माँ को अजियत दे रही हो? क्योंकि मैं खुद अजियत में हूँ चांद अम्मी। उसे चांद की तरफ रुख किया। चांद के दिल की खाल सुकड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो बेआवाज बेतहाशा रो चुकी थी। आपने मुझे क्यों पाला? क्यों मेरी परवरिश की? मुझे क्यों हवेली के अंदर ले आई आप? मुझे दहलीज पर ही पड़े रहने देती आप? कोई जानवर खा जाता मुझे, मैं अब तक जिंदा तो ना होती। आपने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया है चांद अम्मी। ऐसे क्यों सोचती हो मेरी जान? क्या फ़ायदा हुआ आपका एक लावारिस बच्ची को गोद लेने का, उसकी परवरिश करने का, जब ज़माना उसे कबूल करने को ही तैयार नहीं था? लोग उसे आज भी नाजायज़ बच्ची कहकर पुकारते हैं, गुनाह की पैदावार समझते हैं। लोगों की क्यों फ़िक्र करती हो मेरी जान? नहीं करती थी। ईदगाह में औरतें मुझे नाजायज़ कह रही थीं, मैंने तब भी फ़िक्र नहीं की। मेले पर आदमी ने मुझे नाजायज़ कहकर चीज़ें देने से मना कर दिया, मैंने तब भी आपसे शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मीर मुझे ऐसा कह रहा है जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की है। वो समझता है कि मुझ समेत मेरी मोहब्बत भी नाजायज़ है। वो कहकर फिर से रोने लगी थी। चांद ने उसे सीने से लगा लिया था। मीरजाद की बात बताने का ख्याल गलत साबित हुआ था। संदन का गम कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया था। चांद को कुछ और बहाना बना देना चाहिए था। जो जवाब मीरजाद ने उसे दिया था वो उसे संदिल को नहीं बताना चाहिए था। हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है संदिल, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का गहरा और किसी का छेद वाला। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। फिर उसे आप जैसा होना चाहिए था। जब तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी तो उसे भूलने में आसानी होगी। चांद ने नवाला बनाकर उसे ज़बरदस्ती संदिल के मुंह में डाला। मैंने इसीलिए इस रिश्ते के लिए रजामंदी दी है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। एक दो दिन में वो लोग तुम्हें देखने आएंगे। मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। मीर के मामले में मैं बेबस हूँ। वो कोई और एतराज़ करता तो मैं हर मुमकिन तरीके से उसका एतराज़ दूर करने की कोशिश करती, लेकिन उसने तुम्हारे खून पर खौफ उठाया है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कोशिश करके उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। वो संदिल की वैसे ही मेहनत करने लगी थी जैसे कभी दीन बाबा ने चांद की थी। अल्तमाश को भूलकर रूबान से शादी करने की दरख्वास्त की थी। तब चांद ने उनकी बात मान ली थी। अब उसे उम्मीद थी कि संदिल भी उसकी बात मान लेगी। वो उसे यहाँ से दूर भेज देना चाहती थी, बहुत दूर, जहाँ किसी को पता ना हो कि संदिल उसकी सगी बेटी नहीं है। तुम पागल हो संदिल, मोहब्बत में कोई इतनी जल्दी हार मानता है क्या? सब कजिन्स को जब से पता चला था कि पिछले काफ़ी दिनों से हवेली और संदिल की ज़िंदगी में क्या मामला चल रहा है, सब ने ही उसकी अकल पर मातम किया था। खासकर ताबीर ने। ताबीर ठीक कह रही है, तुमने फ़ौरन से ही हार मान ली है। रोशाने ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। तो फिर मैं क्या करूं? उसे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे मीरजाद को मनाए। पास जाओ उसके, बात करो उसके साथ। क्या बात करूं? पागल लड़की, तुमने सुना नहीं कि औरत के आंसू तो मर्द को पिघला कर रख देते हैं? तो जाओ उसके पास, उसकी बेवफाई पर आंसू बहाओ, उसे जज्बाती ब्लैकमेल करो। सारा इस टेंशन भरे माहौल में भी पंजीरी खाते हुए बोली थी। वो तब भी ना माना तो? अरे मानेगा कैसे नहीं, तुम उसे मनाने वाली तो बनो। बिल्कुल वैसी संदिल बन जाओ जो किसी से हार नहीं मानती, जो हर काम करके रहती है। सारा ने उसे बढ़ावा दिया। शायद सारी कज़न्स ये भूली हुई थी कि ये कोई खेल नहीं था जिसमें हिम्मत से काम लेते हुए संदिल ने हर सूरत जीतना था। ये तो ज़िंदगी का जुआ था, इसमें किस्मत ही तैरती है और किस्मत ही डुबोती है। याद करो, बहारी के बेगम के मेहंदी के पत्ते तुम कैसे चुरा लाई थी, जान जोखम में डालकर। ये तो फिर तुम्हारी मोहब्बत का सवाल है। इतनी जल्दी हार मत मानो तुम। ताबीर ने उसे याद दिलाया था। तुम उसके पास जाओ, बात करो उससे, कुछ रोकर दिखाओ, कुछ मोहब्बत का वास्ता दो, कुछ बेचारी दिखाओ अपने आप को कि जो कुछ तुम्हारी पैदाइश के हवाले से हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
देखना वो मान जाएगा। और अगर वो ना माना तो? जंग में जाने से पहले थोड़ी ना हार मान लेते हैं। तुम जाकर उससे बात तो करो। किरण जो ज़्यादातर संदल से हसद करती रहती थी, उसे आज संदल से टूटकर हमदर्दी हो रही थी। सारा उससे कमरे से जाकर उसके लिए कपड़े ले आई थी। ताबीर ने उसे अच्छे से तैयार कर दिया था। रोशानी ने उसकी प्यारी सी फ्रेंड छोटी कर दी थी। देखो खुद को मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तुम्हें तो कोई लड़का इनकार कर ही नहीं सकता है। सारा उसके सदके वारी जा रही थी। संदल फीका सा मुस्कुराती थी। जाओ और पता करके आओ मीर को। कसन से उसे हवेली से बाहर तक छोड़ा था। वो खामोशी से उठते दबे कदमों मीर के घर का फैसला तय करने लगी थी कि ज़मीन का एहसास तक नहीं हो सकता था कि उसके ऊपर कोई चल रहा है। वो लफ्ज़ों की जोड़ तोड़ कर रही थी कि वो मीर से मिलेगी और क्या कहेगी, क्या वास्ते देगी। और वो तो इतना भी नहीं जानती थी कि मोहब्बत में वास्ते दिए जाते हैं क्या। ये तो भीख नहीं होगी। जो भी था, भीख ही सही। उसे एक बार ये जुआ खेलना था ताकि ज़िंदगी भर उसे कोई शिकवा ना रह जाए कि मिन्नत से ही सही वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेती। मीर साहब के घर के बाहर कुछ चहल पहल सी थी। गेट के साथ दो गाड़ियां खड़ी थीं और मुलाजिम घर के अंदर से सामान लाकर उसमें रख रहा था। ना जाने क्यों संदिल को अपना सांस उखड़ता हुआ महसूस हुआ। क्या घर वाले कहीं जा रहे थे? सारे मंजर को समझने के लिए वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। अंदर घर से सबसे पहले सोहेब और उसकी वालदा बाहर निकले थे और गाड़ी में बैठ गए थे। फिर चंद लम्हों बाद तानिया और जोया बातें करती हुई निकली थी और गाड़ी में बैठ गई थी। और आखिर में मीर साथ निकला था। तभी संदिल दरख्त के पीछे से निकलकर सामने हुई थी। गाड़ी में बैठने से पहले मीर साथ की नज़र संदिल पर पड़ी थी। वो रुक गया था और संदिल, वो तो रुकी हुई थी। उसके साथ उसका सांस और उसके दिल की धड़कन भी रुकी हुई थी। मीर की आंखों में दुख छलका था, लेकिन उसकी आंखों में क्यों दुख था? वो तो दुख देने वाला था। उसकी आंखों में तो फ़ख्र होना चाहिए था। मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। संदिल के रुके हुए आंसू मज़ीद सब नहीं कर सके थे और वो बह निकले थे। मीर उसे देखता जा रहा था। चलो मीर, रुक क्यों गए हो? सोया ने उससे कहा था। और वो पत्थर हुआ मीर मेकानिकी अंदाज में कार में बैठ गया था। दोनों गाड़ियां स्टार्ट हुई थीं और आगे को बढ़ने लगी थीं। सड़क के किनारों की धूल उठी थी और आसमान में चढ़ने की बजाय संदिल की आंखों में उतरने चलती गई थी। वो धूल जानती थी कि उसकी गर्द को संदिल के आंसू ही बिठा सकते थे। रोशन बेगम, बस्तामी और रुबानी की तोसत से एक ऐसी फैमिली को तैयार कर लिया गया था जो कश्मीर से थी। और वो बस्तामी और रोशन बेगम के सारे ड्रामे में शिरकत करने और मुंह बंद रखने के लिए आमादा हो गई थी। हर चीज़ को प्लान कर लिया गया था। इस सब में सबसे ज़्यादा खुश रूबानी था। सालों के बाद वो बिलाहिर चांद के साथ वही सब कुछ करने जा रहा था जो कभी चांद ने उसके साथ किया था। उसके दिल को दुखाया था, उसे कर्ब में मुब्तला किया था। अब रूबानी उसे आग में झोंक कर तड़पता देखकर खुश होने वाला था। कश्मीरी किराना ढेर सामान के साथ संदल को देखने आया था और तयशुदा प्लान के मुताबिक उसी वक्त संदल के हाथ पर सोने का सिक्का रख दिया गया था। अगले हफ्ते चांद अम्मी ने कश्मीर जाना था उनका घर बार देखने। कश्मीर में एक बड़े घर को किराए पर ले लिया गया था। वहाँ चांद को ले जाया गया था। चांद लड़के से मिली थी जो कि बहुत शरीफ और आजिज लड़का था। घर बार बहुत बड़ा था, ज़मीन थी, नौकर चाकर थे। चांद को भला क्या एतराज़ हो सकता था? कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए इससे बढ़कर और क्या चाहेगी? फिर बस्तामी ने बताया था कि ये लड़का संदिल को चाहता है, उस पर मर मिटा है। जिस पर चांद की तसल्ली थी कि वो ज़िंदगी भर संदिल का ख्याल रखेगा। वो भी लड़की के हाथ पर चांदी का सिक्का रखाई थी। शादी की तारीख 15 दिन बाद की रख दी गई थी। सर्दी चौपन पर जाने के बाद अब नीचे की तरफ आ रही थी। मौसम पहाड़ की चढ़ाई की दूसरी तरफ से उतरने लगा था। दिन में उछली धूप निकल आती थी, रातें अकरचा ठंडी थीं और उनका अभी मज़ीद ठंडा रहने का इरादा था। हवेली में संदिल की शादियों की तैयारियां होने लगी थीं। बहुत जल्दी हो गया था सब। किसी को यकीन नहीं आया था कि 15 दिनों के बाद संदिल की शादी है और वो यहाँ से बहुत दूर कश्मीर जाने वाली है, जहाँ से फिर उसकी वापसी 6 माह साल के बाद ही हुआ करेगी। पुप्पो वगैरह हैरान थी कि चांद ने संदिल की शादी इतनी दूर करने का फैसला क्यों कर लिया है। लेकिन चांद उन्हें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पाई थी। वो वैसे भी इन दिनों संदिल का जहेज जोड़ने में मसरूफ़ थी। संदिल का जहेज वैसे ही तैयार करवाया गया था जैसे दीन बाबा ने चांद के लिए तैयार करवाया था।
ना जाने कहाँ से क्या-क्या कुछ मँगवाया जा रहा था और बनाया जा रहा था। कितना बहुत सा सामान तो चाँद का भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। बहुत से गहने, ज़ेवरात, महँगे लिबास, वो सब कुछ संदिल को दे देना चाहती थी। उसके अलावा भी कितना कुछ खरीद लिया गया था। चंद दिनों में ही दुर्गा मूर्ति के साथ वाला बड़ा कमरा संदिल की जहेज से पूरी तरह से भर गया था। बस सामी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। इस सब का तरद्दुत मत करो चाँद, लड़के वालों को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने खुद से कहा तो है, तुम मिल तो चुकी हो उनसे, देख तो चुकी हो कितने आजिज़ पसंद लोग हैं वो। सब लड़के वाले ऐसे ही कहते हैं लेकिन देना पड़ता है। चाँद के कहने पर बस्सामी खामोश हो गया था। हैरान वो अलग था कि चाँद के पास इतनी दौलत आ कहाँ से रही है, जिससे वो संदल का ऐसा शानदार जहेज तैयार करवा रही है। और अगर ये सब चाँद की बचत थी, तो क्यों उससे अब तक गाफिल रहा? उससे अपनी गफलत पर खुद को मलामत की थी और रोशन बेगम ने उसे एक अलग ही राह दिखाई थी। तुम भी अजीब हो बस्तामी। करने दो चाँद को जो करना चाहती है वो, बल्कि उस पर जोर डालो कि वो आला से आला चीज़ तैयार करवाए। बाद में हम सब चीज़ों को बेच देंगे, 4 पैसे ही हाथ आएंगे ना। रोशन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। एक कमीने से मुस्कुराहट बस्तामी के चेहरे पर भी नुमाया हुई थी। वो उस रूह पर क्यों नहीं सोच पाता जिस पर रोशन बेगम पहुंच जाती हैं। इसके बाद उसने चाँद को कुछ भी करने से मना नहीं किया था, बल्कि जो जेवर चाँद ने संदिल को बाद में देने के लिए महफूज कर लिए थे, वो भी समझा बुझाकर जहेज में ही शामिल करवा लिए थे। रूबानी इन दिनों बहुत खुश था। सालों से उधार उसका बदला अब पूरा होने जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुदरत उसकी इस शानदार तरीके से मदद करेगी कि वो कुदरत का शुक्र ही अदा करता रह जाएगा जब चाँद को पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ क्या हो चुका है। शादी के नाम पर वो किसी की रखेल बन चुकी है, तो दीवारों में अपना सर दे मारेगी, अपने बाल नोच लेगी, किरपान फाड़ कर दीवानी हो जाएगी। जैसे वो पागल आमना दीवानी होकर शहर शहर घूमा करती है, ऐन मुमकिन है चाँद भी उसी की तकलीद करे। फिर रूपानी रोज़ रात में संग बचाकर सोया करेगा, खुशनुमा आवाज़ में। पूरी दुनिया को बताएगा कि देखो, जिस औरत ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी, उसने उस पर ज़िंदगी हराम कर दी। चाँद खुदा से मौत की दुआ किया करेगी, लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। हवेली की बाकी लड़कियां बेदिली से शादी के लिए तैयारी कर रही थीं। सनील का ससुराल बहुत अमीर था, बहुत ठीक ठाक लोग थे। उसे वो घराना मिल रहा था जिसका लड़कियां ख्वाब देखती हैं, लेकिन उनकी बेदिली की ये वजह थी कि संदिल की शादी वहाँ नहीं हो सकी थी जहाँ वो चाहती थी। बेहतर होता कि वह संदिल के दूल्हे के रूप में मीरसाद को ही देखती, लेकिन अब सुना था ये कश्मीरी लड़का भी बहुत खूबसूरत है। संदल इन दिनों अपने कमरे में बंद थी। उसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसने खुद को किस्मत के सपुर्द कर दिया था। पहले वो समझी थी कि मीरसाद ने उसे धोखा दिया है। अब उसे अदराक हो चुका था कि मीरसाद ने उसे ठुकरा दिया था, उसके नाजायज़ खून को जवास बनाकर। फिर भी वो उसकी मिन्नत कर सकती थी, लेकिन वो रुकता वो तो चला गया था, ये शहर छोड़कर। नहीं, शहर छोड़कर नहीं, बल्कि संदिल को छोड़कर। चांद कमरे में आकर शादी के हवाले से बातें करती थी, हवेली में होती तैयारियों के बारे में उसे बताया करती थी और वो गायब दिमागी से सब सुन लिया करती थी। उसे इससे कोई सरोकार नहीं था कि उसके जहेज के लिए क्या कुछ आ चुका है, क्या क्या मज़ीद तैयार हो रहा है, कितने गहने कितने कपड़े तैयार हो चुके हैं। वो तो बस एक बात सोचे जा रही थी कि वो एक अजनबी मर्द के साथ एक छत तले कैसे रहेगी, एक कमरे में बंद रातें कैसी अजाब वाली होंगी, और वो इन अजाब वाली रातों का कितनी शिद्दत से इंतज़ार किया करेगी। इन दिनों वो ये सभी सोचते हुए नफसियाती तौर पर बीमार होती जा रही थी। कुछ और समझ में ना आया तो रूबानी के कमरे में आ गई। रूबानी बाबा। संदिल की आवाज़ पर रूबानी झोंका था। अपने कमरे में मौजूद वो आने वाले वक्त को सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। हाँ बोलो संदिल। आपने कहा था मुझे अफशीन से मिलवाएंगे। मैं भूल गया संदिल, मुझे माफ़ कर दो। फिर तुम भी तो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी। उस लड़के मीरज़ाद ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है। रूबानी की बात पर संदिल चूकी थी। मैं सब जानता हूँ संदिल। आपको किसने बताया? मैं तुम्हें उसके साथ घूमते हुए देख चुका हूँ। फिर तो ये भी जानते होंगे कि उसने मुझे ठुकरा दिया है। कम सर्फ के दिए गम पर ज़्यादा गम नहीं किया करते। अब देखो, जहाँ तुम्हारी शादी हो रही है वो लड़का सब जानता है। बस सामी ने उसे सब बता दिया है और उसने बिल्कुल भी एतराज़ नहीं किया। इसे कहते हैं खानदानी लोग। संदिल चुप रही थी। वो क्या जवाब देती? उसका अपने होने वाले दूल्हे पर तबसरा करने का कोई मूड नहीं था।
तुम उसे भूल जाओ और शादी में खुश होने की कोशिश करो। क्या आप अफशीन को मेरी शादी पर बुलवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? उसे बहुत जल्दी से झूठी रजामंदी देती थी। क्या सच में? उसे यकीन नहीं हुआ था। बिल्कुल सच। इसमें क्या है? तुम्हारी शादी है, मैं खुद जाकर उसे ले आऊँगा। ठीक है, फिर मैं भी शादी में खुश होने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तुम जाकर आराम करो। शब्बा खैर। संदल कहते हुए वहाँ से चली गई थी। रूपानी हिलाओं में देखते हुए मुस्कुराने लगा था। मुश्किल को सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। कल वादे के मुताबिक कमाल की तरफ से 3 किलो सोना मिलने वाला था। बस्सामी ने उससे वादा किया था कि 2 दिन के बाद संदिल उसके फार्म हाउस में पहुंचा दी जाएगी। परसों संदिल की बारात का दिन था और उस बारात ने सीधा कमाल के फार्म हाउस में ही पहुंचना था, जहां कमाल अपनी हवस की आग बुझाने के लिए संदिल का इंतजार करने 2 दिन पहले से ही वहां पहुंच चुका था। बारात से 1 दिन पहले उसे उपटन लगाया जा रहा था। फूफियों ने उसे हंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसे ही बुत बनी रही थी कि अगर हंसेगी तो टूट जाएगी। फूफियों को तशवीश हुई थी, लेकिन जान ने यह कहकर सबको तसल्ली कर दी थी कि हवेलियां शहर को छोड़कर इतनी दूर जाने की वजह से अफसरदा हो चुकी है, जबकि जहां दीदा फूफियों को मुतमिन करना खासा मुश्किल था। उन्होंने दुनिया देखी हुई थी, क्या वो नहीं जानती थी कि घर को छोड़कर जाने का गम और शादी की खुशी में क्या फ़र्क होता है। बारात की सुबह चांद ने उसे बहुत सी नसीहतें की थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तीन बाबा ने उसे की थीं। अपने शौहर का ख्याल रखना, तुम उसके निकाह में होगी। उससे जिस्मानी और ज़हनी वफादारी तुम पर फ़र्ज़ है। मुझे शिकायत का मौका मत देना। जितनी जल्द हो सके मीर को भूल जाना। चांद बोलती जा रही थी और वो सब ऐसे सुन रही थी जैसे बहरी हो चुकी है और दुनिया की कोई आवाज़ सुनने की तमन्ना ही ना रखती हो। दोपहर में उसे नहलाकर तैयार करने के लिए कमरे में बंद कर दिया गया था। ताबीर और रोशानी ने मिलकर उसे दुल्हन बनाया था। सूट जोड़ा जो चांद ने घर पर ही तैयार करवाया था, उसे पहना दिया गया था, जिसे पहनकर वो बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ा मुस्कुराओ मेरी जान, सारे मेकअप और लिबास का बेड़ा गर्क कर रही है तुम्हारी ये उदास आंखें। ताबीर के कहने पर वो मध्यम सा मुस्कुराई थी। तभी नीचे से बारात के आ जाने का शोर उठा था और दोनों नीचे की तरफ भागी थी। कमरा खाली हो गया था। संदल उठी थी और खुद को आईने में देखने लगी थी। बहुत से मेकअप तले उसके आंसू भी कैद थे। वो जानती थी कि अगर उसने एक भी आंसू बहाया तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगेगी। इसलिए उसने अपने आंसुओं को आंखों तले जज्ब कर लिया था। लेकिन ज़हन को मीर का ख्याल आने से कैसे रोकती। काश वो मीर की दुल्हन बनी होती तो यूँ मुस्कुराना तो ना भूलती, यूँ उदासी तो ना उसके चेहरे पर सवार रहती। वो खुश होती और चाहकर भी अपनी हंसी बंद न रख पाती। तब उसे आंसू जब्त करने की हाजत न होती। अभी वो यही सब कुछ सोचते हुए आंखों की नमी को साफ कर रही थी, जब कमरे की खिड़की जो सेब के बाग में खुलती थी को बाहर से धक्का लगा कर अंदर की तरफ खोला गया था। संदल ने चौंक कर वहां देखा था। 2 हाथ सर दिल पर मौजूद थे, जिन पर जोर लगाकर वजूद को ऊपर उठाया जा रहा था। फिर जब वो सारा वजूद अंदर की तरफ लुढ़क आया तो संदिल हक्का बक्का रह गई। वो मीरजाद था। तीसरी फसल। बारिशा सामिन। सन 2000। हवेलिया शहर में एक हवेली। हवेली का सदर दरवाज़ा इस कदर चौड़ा और इतना ऊंचा था कि देखकर गुमान होता था जैसे वो हाथियों और ऊँटों की आमदोरफ्त के लिए बनाया गया हो। अब नूस की स्याह मोटी लकड़ी से बना वो दरवाज़ा किसी एकरी ईंट से बनी दीवार जितना मोटा और किसी पुराने सामिल दरख्त जितना वज़नी था, जिस पर अब दीमक अपने नक्शो निगार बनाने में मसरूफ़ थी। दरवाजे पर लगे पीतल के वसी कुंडे से लकड़ी पर पड़ने वाली सर्प चंद की सी गूंज देती थी, जैसे हवेली के अंदर बहुत कुछ टूट गया हो। गहरा स्याही माइल दरवाज़ा जो कभी खुद में ही पूरी हैबत हुआ करता था, अब बरसात के महीने में नम हुए किसी शातीर की तरह झुका हुआ दिखाई देता था। दरवाजे के खुलते ही सामने वसी से नजर आता था, जो कभी सुर रजनीत शाही ईंटों से सजा रहा होगा, लेकिन हम उसकी ईंटें ऐसी दिखती थीं जैसे सिलसिला उन्हीं भीतर से पैदा होता होगा। सूरजमुखी जैसा दिखता ज़हन अब खुद पर थोर उगाए हुए था। चलते हुए ऐसा महसूस होता कि कोई कांटा चुभ ना जाए। हवेली की बाकी इमारत अगरचा मजबूत थी, लेकिन अपनी वीरानी पर नोहा के ना थी। दाएं बाएं और सामने 3 अतराफ अरसे से खामोश और गंदे थे। उनके पीछे मौजूद बहुत से कमरे बंद थे। उनके दरवाज़ों पर ताला नहीं लगा हुआ था। कमरों में कुछ ऐसा मौजूद नहीं था जिसके लिए वहां ताला लगाया जाता। कितना बहुत सामान बिक चुका था।
बल्कि अब तो ज़रूरत का सामान भी हवेली में मौजूद नहीं था। दालान की छत की मेहराबों की गहराइयों से जंजीर के साथ झूलती नीचे तक आती कंदीलें मकड़ी के जालों से अटी हुई थीं। मेहराबों से मिले हुए सतून जो कभी सफ़ेद हुआ करते थे, अब मैले होकर स्याह दिखने लगे थे। उन्हीं सतूनों में से एक के साथ लगकर बैठी बूढ़ी चांद बीबी बड़े से ख्वान दस्ते में कुछ कूटने में मसरूफ़ थी। खामोश हवेली में लोहे के ख्वान में दस्ते से पड़ने वाली ठक ठक की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन कुछ दबी हुई ठक ठक, क्योंकि ख्वान दस्ते में भरम बूटी थी जिसे बूढ़ी पीस रही थी, और भरम बूटी जिसके रेशे बहुत निकलते हैं। उसे ख्वान दस्ते में कूटना हमेशा से ही बूढ़ी को बहुत मुश्किल लगा करता था, लेकिन पेट का तोसक भरने के लिए काम करना ज़रूरी था। उसे दवाई बनाना थी और जल्द बनाना थी। बरसात का मौसम आने वाला था जब इलाके वालों को इस दवाई की ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए उसे पहले से ही तैयारी करके रखना थी। ऊपर कमरे में बेड पर सोई बारिशा ने अपने कान पर तकिया रख लिया था, लेकिन ठक ठक की आवाज़ ऐसे मज़ीद बढ़ने लगी थी, ऐसे जैसे नानो चांद उसके सराहने बैठे हुए ख्वान दस्ते में दवाई पीस रही हूँ। नानो सोने दे मुझे, उसे लेटे लेटे ही चिल्लाकर कहा था, जबकि वो जानती थी कि कम सुनने वाली उसकी नानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची होगी। गुस्से से वो उठ गई थी और दालान में आकर उससे नीचे सहन में झांका था। नानो क्या कर रही हैं आप? आपको पता नहीं कि मैं सो रही हूँ? वो चिल्लाई थी। दवाई पीसना भी तो ज़रूरी है बेटा, तो किसी और वक्त कर लिया करें ये काम। जबकि वो उस काम के हवाले से हर वक्त उस पर बोलती रहती थी। धूप तेज सी तो सोचा कि पीस लूं। धूप में इसे पीसना कुछ आसान होता है, वहाँ दस्ता गर्म हो जाता है तो अच्छे से पीसती है भरम बूटी। उसे नहुस से सर झटका था और फिर धप धप करती सीढ़ियां उतरती नीचे आकर चांद के सर पर खड़ी हो गई थी। यूं क्यों नहीं कहती कि मुझे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हैं आप? ऐसा क्यों सोचती हो बारिशा? मैं तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ मेरी चांद। प्यार से बोलते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। हम्म, प्यार प्यार होता तब तक मेरी बात मान चुकी होती आप। 1000 बार कह चुकी हूँ कि ये हवेली बेचकर लाहौर या कराची चलते हैं, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मानती हैं। तुम्हें मैं बता तो चुकी हूँ कि मुझे इस हवेली से बहुत प्यार है, मैं नहीं बेच सकती इसे। इस खंडर से प्यार है आपको? ये खंडर तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। और मेरी जिंदगी का खंडर, वो नजर आता है आपको या नहीं? तुम्हें खुश करने के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये देखो, उससे अपनी हथेलियों के खड़े उसके सामने किए थे, जो मसलसल वसे रस्ते को हान में मारने से पड़ चुके थे। तुम मत करे मेहनत, कौन कह रहा है इतनी मेहनत करने को? इस हवेली के बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। लाहौर जाकर हम कोई प्यारा सा छोटा सा घर देख लेंगे, बाकी पैसों से कुछ काम कर लेंगे। हम 3 जानों के लिए तो छोटा घर भी बहुत है। इस हवेली की लातादाद कमरों में तो वैसे भी सालों से बंद पड़े हैं। तुम जो भी कह लो, मैं ये हवेली नहीं बेचूंगी। फिर आप भी याद रखिएगा, जैसे ही मुझे मौका मिला मैं इस घर से भाग जाऊंगी। उससे आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, क्योंकि आप मेरी सगी नानो तो नहीं हैं जो मुझ पर अपना हक जमाए। दो टोक कहते हुए वो वापस अपने कमरे में चली गई थी। बूढ़ी चांद ऐसे सतून के साथ लगी थी जैसे गिरने वाली हो। सतून उसे सहारा न देता तो शायद वो वाकई ही गिर जाती। उसके जन्म का सितारा सरतान था, जिसकी शिपियाँ केकड़े से दी जाती थी, और केकड़े में ये खसूसियत होती है कि वो अपने घर के 2 दरवाजे बनाता है, एक पानी की तरह और एक खुशकी की तरफ। उसे दोनों तरफ जीने की आदत होती है। वो खुद को एक माहौल में ढालकर एक तरफ का पाबंद नहीं होना चाहता। बारिशा में भी केकड़े की सी खसूसियात थीं। वो पाबंद नहीं होना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके घर के भी 2 दरवाजे हों, एक आसाइशों की तरफ खुले और एक आजजी की तरफ। और ये बात नहीं जानती थी वो कि वो 2 मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाना चाहती है। जिसके पास आजजी हो, उसे आसाइशों की ज़रूरत नहीं होती, और जो आसाइशों में घिरा हो, उसे आजी से सरोकार नहीं होता। लेकिन उसकी आदत थी, वो अपनी सोच, अपने हालात के साथ ज़्यादा बहस और तकरार नहीं किया करती थी। अपनी अंदरूनी आवाज़ों पर वो बिला सोचे समझे लबेक कह दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ही नानो चांद के खिलाफ थी। जैसे जैसे उसने होश संभाला, उस पर जिंदगी की तलियों का अदराक हुआ था। उसका फहम बढ़ा तो उससे जाना कि वो बाकी लोगों से कमतर जिंदगी गुजार रही है। स्कूल में उसकी सहेलियाँ अपने अपने घरों की बातें करते हुए चहकती थीं। उनके पास बताने को बहुत कुछ होता था। बहनों की बातें, भाइयों की शरारतें, अब्बू का गुस्सा, अम्मा की डांट, कज़नों की शादियाँ, ईद पर बड़ों से ईदी मिलना,
त्योहारों पर कपड़ों का लेन देन, शादियों पर की जाने वाली शरारतें, रक्स, शोर शराबा। लेकिन बारिशा के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी में बस एक हवेली थी और एक दवाइयाँ बनाने वाली नानू। आखिर वो उनकी कितनी बातें करती। ना तो उसकी माँ थी और ना ही कोई बहन भाई। वो तो अपने बाप के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। ईद, त्योहार, शादी ब्याह, ये सब किस भला का नाम था वो नहीं जानती थी। उसकी सहेलियां ऐसी बातें करती तो उसे लगता ये किसी और दुनिया की बातें उसे बताई जा रही हैं और वो खुद किसी और ही दुनिया में रहती है जो सबसे अलग थलग है। फिर कॉलेज में जाकर उसकी ज़िंदगी में सच से भूचाल आ गया। कॉलेज की ज़िंदगी स्कूल की ज़िंदगी से बहुत अलग थी। वहाँ सबसे पहले जो चीज़ उससे बाकी लड़कियों में देखी वो हुतितमादी थी। दौलत की हुतितमादी, फैमिली की हुतितमादी, जो उसके पास नहीं थी वो मुंतशिर होती चली गई थी। लेकिन अभी उसका सारा कर्ब अपने साथ के हवाले से था। ये वो वक्त था जब अपनी ज़िंदगी की महरूमियों का जिम्मेदार नानो चांद को नहीं समझती थी। लेकिन फिर एक दिन उसे बस्तामी बाबा के बारे में पता चला। उसके एक दोस्त ने बताया था कि उसकी नानो का एक भाई भी है जो अब इस्लामाबाद में रहते हैं। क्या वो उनके बारे में जानती है? उनके घर क्यों नहीं जाती? नहीं, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानती। वो तो ठीक ठाक लोग हैं, बहुत अमीर। बारिशा को सुकून कर यकीन नहीं आया था। भला कोई अमीर कबीर शख्स नानो चांद का रिश्तेदार कैसे हो सकता था। फिर भी उसने अपनी दोस्त से कह दिया था कि उनके बारे में मज़ीद मालूमात लेकर उसे बताएगी। दोस्त का भाई इस्लामाबाद काम के सिलसिले में जाता था। उसी ने जो कुछ बताया था वो सुनकर बारिशा को यकीन नहीं आया था। भाई बता रहे थे कि उनका घर तो किसी महल से कम नहीं, इतने नोचर चाकर हैं वहाँ, गाड़ियाँ हैं, कितना वसी तो लॉन ही है जो घर के बाहर है। अंदर की हालत का तुम खुद अंदाज़ा लगा लो, स्विमिंग पूल भी है। क्या सच में? वो भला कैसे यकीन करती? उसके लिए सब ख्वाब की बातें थीं। उससे बस्सामी का नाम ही अपनी दोस्त के मुंह से सुना था। हाँ बिल्कुल सच। भाई क्यों झूठ बोलेंगे भला? बता रहे थे कि बहुत अमीर लोग हैं, सियासी असर रसूख भी रखते हैं और बहुत जल्द इस्लामाबाद में उनकी 10 मंजिला बिल्डिंग भी बननी है जिसमें फ्लैट बनाकर बेचेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए बारिशा की आंखें रोशन हुई थी। वो मुश्किल के ख्वाब देखने लगी थी। नानो चांद का भाई एक फ्लैट उनको देने में क्या कमी महसूस करेगा। फिर वो लोग वहाँ रहेंगे और एक बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। उसका दिल कर रहा था वो भागकर घर वापस पहुंच जाए। पीरियड खत्म होने के बाद उससे 2 पीरियड छोड़ दिए थे और फौरन से हवेली वापस पहुंची थी। आपको कोई भाई भी है नानू? वापस आते ही वो सीधा उनके पास गई थी। चांद नोकदार छुरी से सख्त सदफ की ऊपरी सख्त परत उतारने में मसरूफ थी। बारिशा के सवाल पर छुरी की नोक उसके हाथ में घुप गई थी, जहां से फौरन से खतरा भर खून निकल आया था। उफ, ये क्या हो गया? चांद ने जल्दी से हाथ को पानी के नल के नीचे किया था। ये पहली बार था कि बारिशा उसकी तकलीफ के हवाले से फिक्रमंद नहीं हुई थी। हाथ धो लेने के बाद वो फिर से सदफ और छुरी के साथ मसरूफ हो गई थी। बारिशा का सवाल जैसे उन्होंने सुना ही नहीं था या सुनकर नज़रअंदाज कर दिया था। बारिशा को नानू के इस रवैये पर हैरत हुई थी। नानू, मैंने आपसे कुछ पूछा है। मेरा कोई भाई नहीं है, उन्होंने बारिशा को देखते हुए सख्त अंदाज में कहा था। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मेरी तमाम दोस्तें जानती हैं आपके भाई के बारे में। उनके माँ बाप जानते हैं, बस्सामी नाम है उनका। था, अब नहीं है। मैंने उससे सारे ताल्लुक ख़त्म कर लिए हैं। अच्छे लोगों से आपने ताल्लुक ख़त्म क्यों कर लिए हैं? तुमसे किसने कहा कि वो अच्छा है? इस्लामाबाद में इतना बड़ा घर है उनका, इतने नौकर चाकर हैं, गाड़ियाँ हैं और 10 मंजिला बिल्डिंग भी बनवा रहे हैं। वो बोलती चली गई थी और चांद हैरत से उसे देखने लगी थी। तुम्हें ये सब किसने बताया? बस पता चल गया है मुझे, वो नजर चुराते हुए बोली थी। जब कोई ताल्लुक ही नहीं तो फिर मुझे इन बातों से क्या लेना देना? तो ताल्लुक फिर से इस्तवार कर लेना आप। क्यों? तुम क्यों ऐसा चाहती हो? इस तरह हम इस्लामाबाद चले जाएंगे, इस हवेली से हमारी जान छूट जाएगी। ये पहली बार था कि उसने हवेली के बारे में अपने बुरे हालात का इजहार किया था। चाँद हैरत से उसे देखने लगी थी। सब तरक्की कर रहे हैं नानू, हम क्यों पीछे रहें? हम पीछे नहीं हैं, सब मौजूद है हमारे घर में। आखिर आप अपने भाई के घर क्यों नहीं जाना चाहती हैं? क्यों शाहाना ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती हैं? मैं इस ज़िंदगी में खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, उसे गुस्से से कहा था। उसकी आवाज़ बुलंद थी। आपकी उनसे कोई नाराज़ी है तो सुलह कर लें। ये मुमकिन नहीं है। वैसे तो आप दीन की बहुत बातें करती हैं, सबको आजिज़ी से रहने की तलकीन करती फिरती हैं। यहाँ आकर सारा दिन खत्म हो गया आपका। बारिशा ने खरी खरी सुनाई थी। चांद के लिए बारिशा का रवैया हैरान कुन नहीं था।
वो जवान हो रही थी। अब भी तरह तरह की सोचों उसके जहन में आना लाजमी था। तुम्हें सारी बातें मालूम नहीं है, इसे तुम नहीं समझ सकोगी। मेरी खातिर आप वैसे ही कुछ नहीं करना चाहती। महान बनते हुए इस पागल आमना को घर पर रखा हुआ है आपने, जो खुद को मेरी सगी नानू कहती है, जिसे ना जाने कहाँ मुंह काला करके मेरी माँ को पैदा किया था। गुस्से से लाल पीली हुई वो हराफात बकने पर आ गई थी। बारिशा, चांद चिल्लाई थी, तमीज से बात करो तुम। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हकीकत चुप नहीं जाएगी। सब जानते हैं कि इनका शोर गहरे रंग का था। और ये बुढ़िया भी ऐसी है, फिर मेरी सफ़ेद रंगत वाली माँ को कैसे पैदा कर लिया उन्होंने। यकीनन कहीं जाकर मुंह काला किया होगा। ऐसे ही शोर ने नहीं छोड़ा, ऐसे ही सास से घर से नहीं निकाल दिया। सारा हवेलियां शहर कहता है कि इस औरत का शादी से पहले किसी के साथ चक्कर था। सब झूठ नहीं बोलते, ऐसी बातों में कुछ न कुछ हकीकत होती है। बारिशा रवानी में बोलती जा रही थी और चांद की हालत ऐसी थी जैसे सांस आना बंद हो गया हो। आप दोनों बूढ़ी औरतें जहन्नुम में रहना चाहती हैं तो रहें, मुझे क्यों रखा हुआ है। नागवारी से सर झटकते हुए वो वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई थी। चांद ने चूल्हे की तरफ देखा था, जहाँ बड़े पतीले में बड़ा पानी उबल उबल कर हलकान हो रहा था। वो दिन उसकी जिंदगी की बदतमीजी का आगाज था। उस दिन के बाद वो बदतमीजी सीखती चली गई थी। चांद से प्यार से बात करने को उससे गुनाह समझ लिया था। वो उसके हर हर काम में कीड़े निकालने लगी थी। वो नवातीन के सामने भी उसको खरी खरी सुना दिया करती थी, जो उससे शाम में दुआई लेने आया करती थी। उसे उसके बनाए खाने नापसंद आने लगे थे। उसके लाए कपड़े उसकी नाक पर न चढ़ते थे। वो हर हर तरीके से उसको तंग करती लगी थी। उससे पागल आमना को अपने हाथ से खाना देना बंद कर दिया था। मुझे गुनाहगारों की सेवा करने का कोई शौक नहीं है, उसे टोक टोक कह दिया था। चांद उसकी शक्ल देखती रह गई थी। आमना से उसका पैर चांद से भी बढ़कर था। वो उन्हें देखकर नाक भौं चढ़ाती रहती थी। पहले आमना के कपड़े वो धोया करती थी, अब उन्हें गंदे कपड़ों से अलग कर दिया करती थी। ये काम अब खुद करें या उस बूढ़ी को कहें कि खुद कर ले। मुझसे कपड़े नहीं धुलें क्या पारिशा, मैं थक जाती हूँ, कुछ रहम करो मुझ पर। और मैं इतने गंदे कपड़े नहीं धो सकती हूँ, हर वक्त तो राल बहती रहती है उनमें। चारों नाचार चांद को आमना के काम खुद ही करने पड़े थे। मेरे कॉलेज में सेमिनार है, मुझे हैरदारी के लिए कुछ पैसे चाहिए। एक दिन कॉलेज से वापस आकर उसने कहा था। मज़ीद लड़ाई से बचने के लिए चांद ने अपनी सोने की बालियां बेचकर उसे पैसे दे दिए थे, जिससे उससे अपनी मनपसंद की खरीदारी की थी। आजकल वो दिन रात यही सोची रहती थी कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे तरक्की की जाए, लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया जाए, या कम अज़ कम इतना शहाना कि कॉलेज की बाकी लड़कियां उसे हसद भरी निगाहों से देखा करें। तभी उसके जहन में नया ख्याल आया था। आप इस हवेली को बेचना नहीं चाहती ना, तभी ठीक है, हम ये हवेली किसी को ठेके पर दे देते हैं। इससे क्या होगा, वो इस हवेली को रेस्टोरेंट या होटल में बदल देंगे। हवेलियाँ शहर में सियाहत बढ़ने लगी है, हमें आसानी से कोई अच्छा ठेकेदार मिल जाएगा। हम भी यहाँ ही रहेंगे, हमारे लिए तो 2 कमरे ही बहुत हैं। नहीं, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। अब इसमें क्या खराबी है, वो चिढ़कर बोली थी। मैं इस हवेली को किसी और को कैसे सौंप सकती हूँ। मैं नाम लगाने को नहीं कह रही हूँ, बस ठेके पर देने को कह रही हूँ। कुछ कमी बेशी हो गई तो कौन है हमारे साथ जो हमारे लिए खड़ा होगा। बहुत पेचीदा होते हैं ये मसले, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। चांद ने वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर दिया था। और ये वो दिन था जब परीक्षा को बाकायदा तौर पर चांद से नफरत हो चुकी थी। उसका दिल करने लगा था कि वो कोई जहरीली जड़ी बूटी चांद को खिलाकर हमेशा के लिए उससे चांद छुड़वा ले। आने वाले दिनों में वह रफ्ता रफ्ता अपनी ज़िंदगी से मायूस होने लगी थी। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो सारी ज़िंदगी इसी हवेली में गुजार देगी, यहाँ ही मर जाएगी, कोई तब्दीली नहीं होगी उसकी ज़िंदगी में। और जब वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी, तभी स्याह रात में रोशन सितारा चमका था, जिसने उसकी बाकी की ज़िंदगी को रोशन कर दिया था। बस सामी बाबा, जो उसकी ज़िंदगी में रहनुमा बनकर वारिद हुए थे। बाकी आइंदा माह इंशाल्लाह।